आईटीआई म्यूचुअल फंड ने फाइनली लॉन्च कर दिया अपना एसआईएफ प्लेटफॉर्म। ये थर्ड म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने अपना एसआईएफ लॉन्च किया। पहले एडलवाइस ने लॉन्च किया था, फिर मिराई एसेट ने, एंड अब एसआईएफ ने। क्वांट, मोतीलाल, इनका कहीं अता पता अभी तक नहीं दिख रहा है, या फिर जो बड़े जो ट्रेडिशनल फंड हाउसेज है, जो बैंकिंग वाले हैं, उनका भी अभी अता पता नहीं दिख रहा है। तो आईटीआई म्यूचुअल फंड ने अपना दिव्यंती, या फिर बोलूँ तो डिवाइन नीति, ऐसे भी कह सकते हो, डिवाइन नीति एसआईएफ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और डिवाइन नीति से ही इन्होंने इस वर्ड को लिया है। डिविनिटी बोलो या डिवाइन नीति बोलो, डिवाइन और नीति को मिला के इन्होंने बना दिया है। अब डिवाइन का आपको पता ही है, दैविक या मतलब बढ़िया लक्ष्य वाला काम, डिवाइन एकदम प्रॉपर वर्क। एंड नीति का वही इथिकल वे ऑफ वर्किंग, तो नीति हो जाता है। तो ये जो डिविनिटी नाम है, इससे ये यही मतलब एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो हम काम करेंगे वो एथिकल तरीके से काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, और एक अच्छा मैसेज इस नाम के थ्रू ये देना चाहते हैं। प्रॉपर रीजनिंग भी यही है कि डिवाइन से ही डाइव को उठाया गया, एक तरीके से डीवी को उठाया गया, और नीति से ही नीति को उठाया गया, डिविनिटी हो जाता है। तो देखते हैं क्या करते हैं ये म्यूचुअल फंड्स। तो आईटीआई के पहले अच्छे नहीं कर रहे थे, लेकिन इधर कुछ म्यूचुअल फंड्स आईटीआई के अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। देखते हैं अब एसआईएफ लॉन्च करते हैं, उसके बाद क्या होता है। मेन जो टॉपिक है इस वीडियो का वो अब शुरू होता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का, जो कि फाइनली मई के महीने में नीचे गिरता हुआ देखने को। अप्रैल के महीने में जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो था वो 300% हिट कर गया था। रीजन भी है उसका, बात करते हैं उसके बारे में। मई के महीने में जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो 73% है। मतलब पिछले 3-4 महीनों बाद जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो 100% से नीचे आया है। 100% से नीचे एसआईपी स्टॉपेज रेशियो रहना अच्छा है, 300% रहना अच्छा नहीं था। जैसे मई के महीने में 43 लाख एसआईपी अकाउंट्स बंद हुए हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 60 लाख एसआईपी अकाउंट्स नए क्रिएट हुए हैं। लेकिन वहीं पे जो अप्रैल का महीना था वहां पे 46 लाख न्यू एसआईपी अकाउंट क्रिएट हुए थे और 1 करोड़ एसआईपी अकाउंट क्लोज हुए थे। अब जैसे ही ये 300% एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का नंबर आया था पिछले महीने में, बहुत बड़ा हड़कंप मच गया था। मतलब बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से हल्ला हो गया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो इन्वेस्टर है वो म्यूचुअल फंड्स छोड़ के क्यों भाग रहे हैं। 300%, मतलब एक एसआईपी खुल रही है और 3 एसआईपी उसके अगेंस्ट बंद हो रही है, इस तरीके के हालात हो गए थे। बट अभी वापस गिर के 73% पे आ गया है। 300% एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का नंबर आया था, तो वहां पे एमएफआई की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि सेबी के एक सर्कुलर के कारण जो रिकॉन्सिलिएशन का फेज है, जो ड्राइव है म्यूचुअल फंड वो चला रही है, और अप्रैल महीने में ये पूरे जोर शोर से चल रहा है। 1 टाइम ड्राइव है, अप्रैल महीने में खत्म हो जाएगा। तो फिर मई महीने का जो एसआईपी स्टॉपेज का रेशियो का नंबर आएगा वो हमें एक्चुअल नंबर दिखा पाएगा। अब वहाँ पे जो म्यूचुअल फंड ड्राइव चला रही थी रिकॉन्सिलेशन का, उसमें क्या कर रही थी, उसमें ये कर रही थी कि जो भी फोलियो नंबर है जहाँ पे लंबे समय से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, एसआईपी भी नहीं चल रही है, ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ है लंबे समय से, उनको बंद कर दिया जाए। या फिर जो भी एसआईपी है जो कि बार बार बाउंस हो रही है, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, उनको भी बंद कर दिया जाए। तो ये सब कारण से ये सब जो चीजें, और बड़े लेवल पे सारी एएमसी जो ये सब चीजें की है अप्रैल के महीने में, इस कारण से जो क्लोज्ड अकाउंट है उसका नंबर हाईयर आया है। क्यों? क्योंकि एक ही बार में सबको बंद किया गया है, खत्म किया गया, तो इस कारण से वो बढ़ के 300% चला गया था। ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था, और वो कहा भी गया था एमएफआई की तरफ से कि मई के महीने में ये डाउन होगा और मई के महीने में एक्चुअल नंबर देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली हमें मई के महीने में एक्चुअल नंबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो मैं तो भाई खुश हूँ कि ठीक है, चलो 100% से नीचे है तो कह सकते हैं कि चलो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं। 100% से ज़्यादा एक्चुअल नंबर आने का मतलब है कि जितने लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे उतने लोग मार्केट से दूर भाग रहे हैं। अब चाहे सच में कुछ डरावना माहौल हो उसके कारण दूर भागे या डर के दूर भागे, लेकिन भाग रहे हैं। अब यहाँ पे हमसे एक सवाल किया गया, ये तो सवाल किया गया कि नॉर्मल इंडेक्स फंड एंड मोमेंटम फंड में क्या अंतर है, दोनों तो स्मॉल कैप 250 ही होते हैं।
लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेटजी मोमेंटम फंड जो है वो स्ट्रेटजी इंडाइसेस के अंदर आती है। एक नॉर्मल इंडाइसेस होती है, एक स्ट्रेटजी इंडाइसेस होती है। स्ट्रेटजी जो इंडाइसेस या फिर मैं बोलूँ स्ट्रेटजी जो इंडेक्स होती है वो 4 तरीके की मेन होती है, वैल्यू, क्वालिटी, मोमेंटम एंड अल्फा। और इन्हीं 4 में से मिला के मोमेंटम, क्वालिटी, अल्फा, वैल्यू ऐसे करके मिला के इंडाइसेस, स्ट्रेटजी इंडाइसेस में भी स्ट्रेटजी इंडाइसेस बना देते हैं सब, लेकिन मेन यही 4 होती है, क्वालिटी, वैल्यू, अल्फा एंड मोमेंटम। अब अंतर क्या है इनमें बताता हूं। जैसे मान लो निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है, तो ये नॉर्मल निफ्टी 500 के अंदर जो 500 स्टॉक्स हैं जिनकी जो वैल्यूएशन है, मार्केट कैप है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना इन्वेस्टेड रहते हैं। क्लियर है? अगर निफ्टी 500 टोटल का इक्वल वेट इंडेक्स आ जाता है तो निफ्टी 500 के अंदर जितने 500 स्टॉक्स है उनको उनके अंदर इक्विटी इक्वल एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंडेक्स हो गई या इंडाइसेस हो गई। लेकिन वही जब हम स्ट्रेटजी इंडाइसेस में जाते हैं तो जैसे हमारे पास आता है निप्पॉन 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, तो इसके अंदर उन 500 स्टॉक्स में से टॉप 50 ऐसे स्टॉक्स जो हाई मोमेंटम वाले हैं, प्लस मतलब फाइनेंशियल वगैरह भी अच्छी है, उन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन जब वैल्यू कैटेगरी में जाते हैं तो मान लो निप्पॉन 500 वैल्यू 50 या नॉर्मल कोई SBI 500 वैल्यू 50 ऐसा इंडेक्स फंड लॉन्च होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, टॉप 500 स्टॉक्स में से अच्छी वैल्यू वाली जो 50 स्टॉक होंगी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जाता है। ऐसे ही क्वालिटी के लिए और अल्फा के लिए भी, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस NSE की ये इंडाइसेस हैं, तो NSE ने मोमेंटम के लिए, क्वालिटी के लिए, वैल्यू के लिए, अल्फा के लिए, चारों के लिए अपने कुछ रूल रेगुलेशन 4-5 बना के रखे हैं कि अगर स्टॉक इन 5 रूल्स के अंदर में फॉल करता है तो वो हमारे मोमेंटम इंडेक्स के अंदर आ सकता है। अब 50 से ज्यादा स्टॉक्स अगर फॉल कर जाते हैं उस रूल के अंदर में, तो उसमें से टॉप जो 50 स्टॉक्स होंगे उनके अंदर इन्वेस्टमेंट चली जाएंगी। तो इस तरीके से ये इंडेक्स जो होते हैं, जो स्ट्रैटेजी इंडेक्स होते हैं, वो काम करते हैं। और नॉर्मल इंडेक्स से बेहतर इसलिए ये हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रैटेजी तो लगती है, लेकिन क्योंकि ये इंडेक्स फंड है इस कारण इनकी जो एक्सपेंस रेशियो होती है, जो कॉस्ट हमारा इन्वेस्टमेंट का होता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि वो इंडेक्स है। तो स्ट्रैटेजी भी हमें मिल गई अच्छी, वहाँ पे हमें लो कॉस्ट पे मिल गया, इसलिए। और क्योंकि स्ट्रैटेजी है और लो कॉस्ट भी है तो हमें रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाते हैं। तो इस कारण से नॉर्मल इंडेक्स से जो स्ट्रैटेजी इंडाइसेस हैं वो अच्छे हो जाते हैं। डेफिनेटली नॉर्मल निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट करने से बेहतर है इंसान इन्वेस्ट कर लेगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के अंदर में। नॉर्मल लार्ज कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से अच्छा, या फिर लार्ज एंड मिड कैप फंड, प्रॉपर लार्ज कैप तो नहीं कहूँगा, लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से अच्छा है अल्फा 50 फंड के अंदर इंसान इन्वेस्ट कर लेगा, या निफ्टी 200 मोमेंटम 30 के अंदर इन्वेस्ट कर लेगा जिसको लार्ज कैप की तरफ एक्सपोजर रखना है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि नॉर्मल जो फंड्स हैं उनके अगेंस्ट में जो मोमेंटम फंड है वो थोड़ा सा बेहतर रिटर्न देते हैं, और लेकिन वॉलेटिलिटी भी बढ़ जाती है। और नॉर्मल फंड्स के अगेंस्ट में हमें स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो वैल्यू फंड्स की तरफ चले जाएंगे। क्लियर है? नॉर्मल जो इंडेक्स फंड है उसके अगेंस्ट में अच्छे रिटर्न्स, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, मिलेंगे तो वो मोमेंटम फंड हो जाएंगे, अल्फा फंड हो जाएंगे। और नॉर्मल इंडेक्स फंड के अगेंस्ट में वॉलेटिलिटी कम मिलेगी, थोड़ा रिटर्न कम भी चलेगा, तो वो वैल्यू फंड्स और क्वालिटी फंड्स हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनका फायदा तो है अगर इन्वेस्टर को उस तरीके की जरूरत हो तो, जिसको जरूरत है। अब दिक्कत क्या है, लोग अपनी जरूरत के अनुसार इन्वेस्ट ना करके बस जो देखा उसी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको अगर जरूरत है तो हो सकता है स्ट्रेटजी जो इंडाइसेस है वो आपके लिए काम की हो सकती है, लेकिन आपको अपनी जरूरत समझनी होगी।